हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का जो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस वीडियो हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है शुरू से लेकर अंत तक आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, जो कि आप लोग ज़रूर पूरा करा देंगे। अगर जो लोग नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट बनता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल में हमने लिखा है नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़ कर सूंघिए, आप तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे, जो कि अमोनिया की गंध होती है। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन अगर बनाया जाए समीकरण, तो नौसादर कह रहा है, तो नौसादर का जो सूत्र आपका होता है NH4Cl होता है, प्लस कह रहे नौसादर प्लस क्या करिए, चूना मिलाकर, तो चूना का जो आपका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इन दोनों को अगर आपस में क्रिया करके बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा, तो तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे, जो कि अमोनिया की गंध होगी। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा CaCl2, उसके बाद हमें मिलेगा H2O प्लस, उसके बाद तब हमें क्या गंध मिलेगी, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसको बैलेंसेज करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर आपका 2 लग जाएगा। ये आपका बैलेंसेज समीकरण होगा और ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा शुरू से लेकर अंत तक। अब इसमें एक फैक्ट और आता है, आगे देखिएगा, अभिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक जो आपका होता है अभिकारक कहते हैं। अब देखिएगा उत्पाद क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्रियाफल या उत्पाद कहा जाता है। जो भी उस पर फैक्ट आपका बनने का होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है अगला, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आखिर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जो निम्न प्रेक्षण है, निम्न क्रिया द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। पहला आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन। उसकी अवस्था में हम लोग अगर परिवर्तन कर दे उससे पहचाना जा सकता है। दूसरा आपका है ताप में परिवर्तन, उसके ताप में परिवर्तन से पहचाना जा सकता है। तीसरा आपका है रंग में परिवर्तन, रंग से परिवर्तन पहचाना जा सकता है। अगला जो आपका चौथा है गैस का निकलना। तो ये 4 परिवर्तन है, और भी परिवर्तन है तो आपका जो इम्पोर्टेंट होता है 4 ही होता है। 4 ही आपका पूछ देगा रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, किन्हीं 4 पहचान बताइए, तो इसको आप लोग चारों को लिख सकते हैं। अब अगला आपका पॉइंट है रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अगला आपका हेडिंग है। तो इसका आपका जो परिभाषा होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण आपका क्या है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो आपका क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। Mg से मैग्नीशियम, O से आपका क्या बन जाता है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होता है, बन जाता है। तो आई होप ये नोट लोग आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से डाउनलोड करके जो भी हो आप लोग उससे बना सकते हैं। तो देखिएगा अगला आपका हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, कुछ पॉइंट बोलेंगे, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। अब कह रहा रासायनिक समीकरण लिखने की जो पहला विधि आपके होना चाहिए, अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं, अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं वो आपको पता होना चाहिए तथा उत्पादों का नाम पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए उसका। दूसरा क्या होता है, कैसे अब इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, कह रहा ध्यान से देखिए, अभिकारकों के जो अभिक्रिया के अभिकारक हैं, तो मान लीजिए इधर का फैक्ट आपका जो होता है, यहाँ पर हम कोई तत्व लिख रहे हैं N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, तो इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभिकारक, इधर वाले भाग को हम लोग अभिकारक कहते हैं और इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या इसी को हम लोग अभिकर्मक भी कहते हैं, इसी को हम लोग अभिकर्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम, मतलब अभिक्रिया अभिकारकों का नाम होना चाहिए और उत्पादों का नाम होना चाहिए, रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए, मतलब इसका जो सूत्र होगा वो भी आपको यहाँ पर ये ज्ञात होना चाहिए। दूसरा कह रहा है समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जो समीकरण में पदार्थ होते हैं वह सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जो आपका है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, आदि को क्रमशः हम लोग H2, N2, O2 तथा Cl2 लिखते हैं। मतलब उसका ये सभी क्या होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, द्विपरमाणुक, एक परमाणुक, त्रिपरमाणुक, ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन है ये द्विपरमाणुक होते हैं। एक परमाणुक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, जैसे आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर को हम लोग क्रमशः Na, Mg तथा Cu लिखा जाए, मतलब इसके जो पैर में दो नहीं लगता है, जैसे यहाँ पर H2 में दो, N2 में दो यहाँ पर लगा है, तो ये द्विपरमाणुक होता है और यह एक परमाणुक तत्व होते हैं। तो आई होप यू सभी लोग लिख लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं और आगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा आपका कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। जो अभिकारक होते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभिकारक जो होते हैं वो बाईं तरफ लिखे जाते हैं और जो आपके इसके सूत्र होंगे, तो ये मान लीजिए सूत्र आपका हो गया। अब इसका मान लीजिए जो उत्पाद होगा, उत्पाद को हम लोग दाईं तरफ लिखते हैं, यही कह रहा है। और इसका जो चौथा गुण होता है, जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं इनके बीच में एक तीर का निशान होता है, एक तीर का क्या होता है, निशान होता है। ठीक, तो ऐसे आपके तमाम अभिक्रियाएं हैं। अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं, क्रियाओं के प्रकार। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिएगा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, मतलब निम्न प्रकार की। पहला जो आपका होता है प्रकार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके हेडिंग बाय हेडिंग हम लोग क्या करेंगे, नीचे देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तो पहला जो आपका होता है संयोजन अभिक्रियाएं होता है। दूसरा आपका वियोजन अपघटन, या इसी को हम लोग अभिक्रियाएं कहते हैं, या इसी को हम लोग अपघटन कहते हैं। अब जो वियोजन अभिक्रिया होता है ये 3 प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है।
उसके बाद तीसरा आपका जो होता है विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद आपको पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, वह संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। इन अभिक्रियाओं में कोई सह उत्पाद नहीं बनता। सिंपल से याद रखिएगा, क्या संयोजन अभिक्रिया है, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक इधर बनेगा और एक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। 2:1 याद रखिएगा, संयोजन का ट्रिक होता है 2:1। तो 2:1 आपका क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग निम्न अभिक्रियाओं का पहचान कीजिए। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, विद्युत अपघटन है, प्रकाश अपघटन, कौन सा अभिक्रिया है। तो ट्रिक याद करिए 2:1 संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। आखिर में संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण हम लोग देखते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन, अगर हम लोग अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों ही गैसीय यौगिक हैं, दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। अगर दोनों क्या होते हैं, आपस में संपर्क में आने पर, मतलब दोनों जब संपर्क में आएंगे तो इनकी परस्पर क्रिया परस्पर जो क्रिया होगी जब आपस में बनेगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड आपका क्या होगा, का सफेद धुआं बनता है, सफेद धुआं बनता है। ठीक, कहते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। अगर दोनों संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। तो ये क्या होगा, अमोनिया क्लोराइड का क्या बनेगा, सफ़ेद धुआं बनेगा। अगर रिएक्शन इसका बात करें अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है, प्लस हाइड्रोजन का जो सूत्र होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। जब दोनों आपस में क्रिया होगा तो H यहाँ पर मिल जाएगा तो अमोनियम हो जाएगा NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, सफ़ेद धुआं प्राप्त होगा। ठीक, अब अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं। संयोजन के बाद कौन सी अभिक्रिया आपकी आती है, वियोजन अभिक्रियाएं, या वियोजन को हम लोग अपघटन भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका परिभाषा क्या है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक, ध्यान से देखिएगा 1:2। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जो वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो पहला आपका है ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा
दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बूझा चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब इसका हम लोग रिएक्शन लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट या बूझा चूना को गर्म करने पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम लोग क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रिएक्शन लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होगा CaCO3, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर ये गर्म हो रहा है तो मतलब यहाँ पर ऊष्मा दिया जाएगा। तो जब ऊष्मा लिख दिया गया, यह पहचान इसी से है कि ऊष्मा लिख देने से यह ऊष्मीय अपघटन वियोजन अभिक्रिया है। ऊष्मा लिख देने से ही इसको हम लोग पहचानेंगे कि यह आपका ऊष्मीय अपघटन वियोजन अभिक्रिया है। यह ट्रिक है पहचानने का। उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र कैल्शियम का Ca होता है, O से मतलब होता है ऑक्साइड, प्लस उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या होता है, यह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी से हम लोग मोटिवेशन आते हैं। थोड़ा वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा आपका प्रकाश अपघटन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह जो अभिक्रिया होती है प्रकाश अपघटन द्वारा होती है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। जब फेरस सल्फेट को, या इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को क्या करें, गर्म करें सूर्य के प्रकाश द्वारा, जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, तो दोनों की संयोजकता 2 होती है, जिसके कारण से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब संयोजकता समाप्त हो जाएगा। अगर संयोजकता नहीं जानते हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर पेज पर जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से संयोजकता कैसे निकाला जाता है वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर AgCl हो गया, उसके बाद आपका ये हो जाएगा Ag, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा Cl2। यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। ठीक, अब देखिएगा ये Cl2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl1 है, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा बैलेंस से के लिए। तो ये प्रकाश अपघटन का परिभाषा और क्लियर होगा। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा कौन सा, देखिएगा सी वाला जो आपका है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का परिभाषा क्या होता है,
वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। सरल, ध्यान से देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक का जो जलीय विलयन होगा या वह गलित अवस्था में हो तो विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यहाँ से ध्यान से देखिए, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम लोग रिएक्शन करें तो कह रहे जब अम्लीय जल में, तो अम्लीय जल का आपका सूत्र हो गया H2O, मतलब जल है। अब जल में कौन सी अभिक्रिया होगी, या विद्युत अपघटन, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग तीर के ऊपर, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हो गया तो ये किस में आपका टूट जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो H2 प्लस क्या हो जाएगा, O2। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसको बैलेंस कर दें, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर अभी आपका 2 लग जाएगा। तो ये आपका विद्युत अपघटन हो गया। अब अगला हेडिंग आपका है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, इसका परिभाषा, विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जो एक क्रियाकारक पदार्थ होगा दूसरे जो क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जो आपका यहाँ पर कम क्रियाशील पदार्थ होंगे और जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होंगे, यहाँ पर क्या करेगा, मतलब जो ताकतवर होगा, पहलवान होगा, वो क्या करेगा, जो कम होगा, दुबला पतला होगा, उसको क्या कर देगा, वहाँ से विस्थापित कर देगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसका रिएक्शन देते हैं। उदाहरण में देखिएगा, ध्यान से लिख देते हैं यहाँ एग्जाम्पल में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जध्यन की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होते हैं। जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन इसका देते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र हो गया CuSO4,
कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला जाता है, जेडेन की पत्ती। तब आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक सल्फेट। तो अर्थात जेडेन, यहाँ से देखिए कॉपर क्या होगा, यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा और इसके जगह पर आ जाएगा जेडेन। तो यहाँ पर रिएक्शन देंगे तो इसके जगह पर क्या होगा, ये कम क्रियाशील होने के कारण क्या कर देगा, जेडेन इसको विस्थापित कर देगा। तो जेडेन हो जाएगा SO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका Cu। तो ये आपका जो होगा इसको हम लोग कहेंगे कॉपर सल्फेट। ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये आपका जिंक है। ये आपका जिंक सल्फेट का सूत्र बनेगा, जिंक सल्फेट, और ये आपका हो जाएगा कॉपर। ठीक, आई होप यू सभी लोग को पसंद आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका परिभाषा जो है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, अभय अपघटन या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। या देखिएगा सिंपल सा आप बता सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वे आपका क्या कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल फॉर्मेट में इसको भी आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों, या सिंपल से बता देंगे, अभिकारकों और यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय मतलब आयनों का विनिमय मतलब होता है अदला बदली। ठीक, विनिमय के फलस्वरूप, शुद्ध भाषा में सभी लिखवाया जा रहा है, फलस्वरूप बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनते हैं, सोडियम क्लोराइड बनते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, कह रहा सोडियम सल्फेट, इसका रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, तो Na2SO4। अब कहेंगे दो कैसे हो जाएगा, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है। तो सल्फेट क्या होगा, इसमें आएगा इसकी संयोजकता 2 और इसका 1 है, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सल्फेट आपका उतना ही होगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ध्यान से देखिएगा, बेरियम क्लोराइड Ba आपका हो गया, तो बेरियम की संयोजकता 2 होती है, तो 2 किस में आएगा, Cl में। इसका संयोजकता 1 होता है, तो 1 इसमें जाएगा, तो इसका BaCl2 हो गया। उसके बाद आपका एग्रो हो गया, तीर का निशान। उसके बाद तब आपका क्या बना, बेरियम सल्फेट, अर्थात BaCl
SO4, दोनों की संयोजकता 2-2 होती है, यहाँ पर क्या होगा, संयोजकता समाप्त हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, उदाहरण होगा। तो आई होप ये सभी लोग को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा है, इसको देखिएगा ध्यान से। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं, तो इसको हम लोग देखते हैं और इसका परिभाषा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या, ध्यान से देखिए, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब जिसमें से ऑक्सीजन का जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यह पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग दे लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, कई एग्जाम्पल आपको बता कर समझा दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ से जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो भी तत्व होगा वह ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। तो जब जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर बैलेंसेस करने के लिए 2, कॉपर भी आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 2 हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और मान लीजिए आपका Na आपका हो गया प्लस O2 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा NaO2, NaO बस होगा, NaO। यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर लग जाएगा 2। ये आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं होती है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन आपका निकलने की प्रक्रिया बात कर रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ पर सोडियम है Na, तो Na जो आपका होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका Na पर जो आपका चार्ज होता है वह प्लस चार्ज होता है, और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए और क्यों ले लेते फैक्ट, Mg ले लेते हैं। Mg पर जो आपका चार्ज होता है प्लस प्लस होता है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक, तो ये आपका ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होती है। आगे हम लोग अगला देखते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिएगा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसका परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है। मतलब जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है या पदार्थों का इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन कहलाती है। उदाहरण के तौर पे इसको हम लोग समझते हैं अपचयन के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस आपका H2, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। तो यहां से हम लोग क्या करें, कॉपर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कॉपर को हम लोग क्या करें, यहां से निकाल दें और O को ला दे किस में, इसको ऐसे बना दे O में। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका जल का सूत्र बन जाएगा। ये आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड ये आपका है हाइड्रोजन, ये आपका है कॉपर, ये आपका है जल। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, अगर हम लोग बात करें
इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का। तो किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो हमें पता है Na जो आपका होता है वह प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ से क्या होगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा और आपका क्या बनेगा Na। मतलब जो इससे पहले बताया सेम उसी का उल्टा क्रिया होता है, सेम उसी का यह उल्टा क्रिया होगा, तो ये अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा आक्सीकारक तथा अपचायक। तो ध्यान से देखिएगा आक्सीकारक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आक्सीकारक कहते हैं। अब आक्सीकारक का देख लिया जाए तो किसी पदार्थ में आपका क्या होगा? आक्सीकरण, मतलब इसमें यहाँ से बता सकते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करेगा, वही आपका क्या होगा? आक्सीकारक होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका हमने लिख दिया हमने लिख दिया 2I आयोडीन है, ठीक, प्लस Cl2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2Cl और इस पर जो चार्ज होगा आपका माइनस को होगा, उसके बाद क्या यहाँ पर होगा? I2 होगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो आपका Cl2 है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है, अपचयित हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का जो आपका पैर में लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे, तो यहाँ से आपका 2 अपचयन, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है अपचायक क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, अपचायक का किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब जो भी आपका है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने Fe लिखा एग्जाम्पल में आयरन, और आयरन की जो संयोजकता होती है वो 3+ होती है, 3+ होती है। उसके बाद आयोडीन है, उसके बाद जब इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका मिलेगा Fe2+ और प्लस आपका क्या होगा? I2। अब इसको बैलेंसेस करेंगे, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी आपका 2 लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर भी आपका 2, ये आपका ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है। अब यहाँ से देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? निकाल के इसके पास भेज रहा है। तो ये जो फैक्ट आपका होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा, तो ये जो फैक्ट आपका होगा ऑक्सीकरण होगा। ठीक, अब अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब जो उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ जब होती है, जब दोनों क्रिया क्या होती है? एक साथ होती है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है आपकी अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं, आपका हो गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इक्वल टू आपका हो गया कॉपर प्लस आपका बन गया H2O। अब यहाँ से देखिएगा जल का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ पर आपका जो है जल का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मतलब कॉपर जो यहाँ से है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है
और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन में यह क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ऊपर का जो क्रिया होगा अपचयन क्रिया हो रहा है, और नीचे जो क्रिया हो रहा है आपका उपचयन का हो रहा है। यहां से ध्यान से देखिए, जो ऑक्सीजन का योग करता है वो अपचयन कहलाता है, जो हाइड्रोजन का क्या करता है, निष्कासन करता है, मतलब ऑक्सीजन को निष्कासन करता है, वो उपचयन हो गया आपका। ठीक, तो ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब अगला आपका जो हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित आपके दो प्रकार की होती हैं। जो पहला आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे दें इसका, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं, CH4 मीथेन प्लस O2 इक्वल टू, जब ये क्रिया होगी तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O में परिवर्तित होगा, प्लस इसमें से आपका क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो ये जो मीथेन है और ऑक्सीजन है, जब दोनों की आपस में क्रिया हो रहा है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से जल और क्या होगा, एक ऊष्मा एनर्जी कुछ निकल रही है, ऊर्जा कुछ। ठीक, तो ये जो क्रिया आपकी होंगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी। तो आई होप ये सभी लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगला आपकी जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, मतलब सेम ऊष्मा से क्या होगा, इसमें पहले होगा, उसको अपने तरफ खींचेगा, ऊष्मा को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए 2HgO। अब इसमें से क्या होगा, ऊष्मा को क्या करेगा, यह अपना आकर्षित करेगा, किसमें से करेगा, Hg प्लस किससे करेगा, आपको ऑक्सीजन से। तो ये क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, यहाँ पर फैक्टर लिख गया तो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। ये Hg आपका सूत्र आपका है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऊष्मा आपका है, उसके बाद ये मरकरी है, इसी को हम लोग पारा भी कहते हैं, और ये आपका ऑक्सीजन है। आई होप ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे आपका हो गया लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना, ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न है विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता क्या है? ध्यान से देखिएगा। जब तेल तथा वसा, अब ये तेल तथा वसा क्या होता है? जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, मतलब जो पाए जाते हैं, युक्त खाद्य पदार्थ उचित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब देखिएगा, विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। मतलब आपका जो आपके तेल और वसा है, खाद्य पदार्थ जो हैं, जो आपके क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। जैसे आपका हो गया, आपका अचार हो गया, मुरब्बा का अचार हो गया, ये जब क्या होते हैं, अगर वायु के संपर्क में आते हैं तब ये क्या होते हैं, जल्द से जल्द क्या होना, खराब स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, इसमें एक बदबू या गंध आने तीव्रता से तेजी से चालू हो जाते हैं। ये विकृत गंधिता होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग किस प्रकार इसका वायु, मतलब किस प्रकार इसको रोका जा सकता है। ठीक, तो देखिएगा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, मतलब जिसमें वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। ठीक, दूसरा आपका है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रतिशत, मतलब प्रशीतन करना चाहिए। तीसरा आपका खाद्य पदार्थों जैसे आलू, चिप्स इत्यादि को पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। मतलब जो आपका वायु होता है, वायु को हटा दिया जाता है, उसमें से नाइट्रोजन गैस, जैसे आपका चिप्स हो गया, बनाते हैं सब, तो कहाँ इतना कितने दिन तक आपका क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, मतलब आपका सड़ता न गलता है, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगला चौथा, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखकर उसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ध्यान से देखिएगा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु, इसका उत्तर है लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी जो अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से क्या होती है, बच जाती है। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, लोहे पर पेंट लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से क्या किया जाता है, साफ कर लिया जाता है। अर्थात मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको रेगमाल नाम का एक पदार्थ आता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उसे काले रंग के यौगिक का क्या करना, आपको नाम बताना है। तो कौन सा तत्व होगा और कौन सा वह यौगिक होगा? देखिए, वह तत्व यक्ष जो है वह कापर है तथा काले रंग के यौगिक का जो नाम है कापर ऑक्साइड है। सिंपल से ही आपका आंसर है। ठीक, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पहला प्रश्न आपका है, पदार्थ यक्ष का नाम बताइए तथा इसके सूत्र लिखिए। मतलब किस पदार्थ को यक्ष विलयन का सफेदी करने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है? तो पहला प्रश्न कह रहा है सफेद यक्ष जो आपका है उसका नाम बताना है और इसका सूत्र लिखना है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, ऊपर जो फर्स्ट वन में लिखे पदार्थ यक्ष की जल के साथ इसका क्या बताना, आपका अभिक्रिया बताना। ठीक, तो देखिएगा, पदार्थ यक्ष का जो नाम आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब जो सफेदी करने के लिए प्रयुक्त होता है उसका जो नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है तथा इसका जो सूत्र होता है CaO है। क्या है आपका? CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन, ऊपर फर्स्ट में लिखिए पदार्थ के जल के साथ। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम लोग जल के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तब आपका क्या बनना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बूझा हुआ चूना आपका क्या होगा, बनेगा, प्लस इसमें से क्या होगा, उष्मा निकलेगा। ठीक, अब अगला देखिएगा ध्यान से, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर आपका है,
तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ जो होंगे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो होगा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सभी आपके प्रश्न थे। अब इस अगला वीडियो में आपका ये पार्ट वाइज बना रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। पार्ट जो आपका 2 आएगा उसमें आपको मिलेगा संतुलित समीकरण, हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला दोनों मिलेगा, ठीक। और उसके बाद कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, उसके बाद आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखने के लिए आप सभी लोग को ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है ना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।